सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता, अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय गोविना, जनपद हापुड़ में। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमारे पास जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स आए हैं, उन्हीं में से एक है कंपेंडियम या शिक्षण संग्रह। आज हम इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इसके भाग 1 पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि शिक्षण संग्रह की अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। भाग 2 में आज हम जानेंगे कि प्रभावी शिक्षण कैसे किया जाए। प्रभावी शिक्षण को जानने से पहले हम ये जानें कि इस कंपेंडियम में ऐसा क्या है, इसके इंक्लूजन्स क्या हैं, जिससे कि हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो शिक्षण योजनाएं, शिक्षक डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम की सूची, उपयोगी TLM, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर की जाने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्कूल में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके कैसे हम अपने स्कूल के वातावरण को सीखने सिखाने के अनुकूल बना सकते हैं, इसकी हम पूरा डिटेल में इस कंपेंडियम के अंदर जानने वाले हैं। अब बात आती है प्रभावी शिक्षण कैसे किया जाए। तो इसके लिए प्रोफेसर NK जंगीरा की बुक प्रभावी शिक्षक से कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण के प्रभाविता से होता है, यानी कि कक्षा शिक्षण जितना प्रभावी होगा, बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति उतनी ही अधिक होगी। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में उसका संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, इन तीनों का ही विकास होना बहुत ज़रूरी है। प्रभावी शिक्षण की संकल्पना को समझने के लिए यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं A से Z, उनका प्रयोग करके एक लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग को दर्शाया गया है। इस लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि A से Z तक के सारे लेटर्स यहाँ पे लिए गए हैं और हर लेटर कुछ ना कुछ हमें कहता है कि कैसे हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं। जैसे A का मतलब बताया गया है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, B का मतलब बिजी क्लासरूम। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो हमें पता चलता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। टीचर ऐसा माहौल बनाए जिससे हर बच्चा सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो। उसके बाद आता है B फॉर बिजी क्लासरूम, यानी कि सभी बच्चे उस सब्जेक्ट में जब क्लास चल रही हो तो उसकी एक्टिविटीज़ में बहुत ही रचनात्मक रूप से इन्वॉल्व हों, बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग आउटकम की रूपरेखा बनी हुई हो और उसके आधार पर गतिविधियां का चयन किया जाए और उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। सहगामी अधिगामी बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूह में काम करते हुए अच्छी तरह से सीखते हैं। इसके लिए टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करें जिससे कि बच्चे 3-4 के छोटे छोटे समूह बना करके उसमें वो सीखें। तो इसमें समूह का हर बच्चा इसमें हिस्सेदारी ले, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन से यहाँ मतलब है कि कक्षा में शिक्षक और बच्चे द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करा जाए और किसी मॉडल के ज़रिए चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाए। स्पेशली विज्ञान शिक्षण में और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में ये विधि बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आता है E फॉर एक्सपेक्टेशंस। तो शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उसका शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल हों और सीखें। इसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक यानी कि ऐसी जानकारी जिसे हमारे शिक्षक और बच्चे ये दोनों को प्राप्त होनी चाहिए कि उसे ये पता चले कि लर्निंग आउटकम के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में हम कितना सफल हुए हैं और अभी क्या कमियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो फीडबैक हमेशा सकारात्मक रूप में होना चाहिए। उसके बाद आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जो है वो प्रभावी शिक्षण का पहला चरण है। निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए और कक्षा में जो बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतें हैं उन पर ज़रूर विचार किया जाए और उसके अनुरूप ही शिक्षण योजनाएं बनाई जाएं। इसके बाद आता है H फॉर ह्यूमर या हास्य परिहास। तो प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास्य परिहास यानी कि खुशी का माहौल होना चाहिए
तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के माहौल में बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअल नीड्स या व्यक्तिगत आवश्यकताएं। हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सभी की योग्यताएं और ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताएं और आवश्यकताओं को पहचानना और उसके अनुरूप शिक्षण कार्य करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। इसके बाद आता है जर्नल ऑफ लर्निंग। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को हर दिन उनके सीखने के लिए लर्निंग आउटकम को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसका फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से होगा कि डेट, सब्जेक्ट, पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम और उस लर्निंग आउटकम की प्रगति, यानी कि कितना समझ में आया और कहाँ सहयोग की ज़रूरत है। इसके बाद है नोइंग द लर्नर। इसके लिए हम बच्चे को जानें, उसके पूर्व के अनुभव क्या हैं, वर्तमान में लर्निंग आउटकम पर उसकी स्थिति क्या है, उसकी रुचियाँ क्या हैं। अगर ये हम जान जाएंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चा है उसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। इसके बाद है लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापन। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर जब संबंध उसमें एक स्थापित किया जाता है तो उससे सीखने की प्रक्रिया आसान होती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें जो लर्निंग की एक्टिविटीज़ हैं उसमें कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो सीक्वेंस ऑफ लर्निंग को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो तो मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इससे शिक्षण कार्य प्रभावी होगा और सफल होगा। इसके बाद आता है एंड फॉर निगोशिएशन या परस्पर बातचीत। ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसके ज़रिए बच्चे के मन का जो डर, भय, संकोच है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद आता है ओ फॉर आउटडोर लर्निंग। कभी कभी कुछ ऐसी गतिविधियां भी कराई जाएं जिससे कि वे पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख सकें। तो ऐसी गतिविधियों की लिस्ट बनाई जाए और उनका समय के अनुरूप पाठ की ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाए। इसके बाद है प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है इस लैडर का। जितना हम बच्चे की एनकरेज करेंगे, जितना हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उतना ही वो सीखने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा और अच्छी तरीके से सीखेगा। इसके बाद आता है क्यू फॉर क्विज़। प्रश्नोत्तरी पहेली प्रश्नों का वो समूह जो बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करने में सहायक होता है। यह मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित भी कर सकते हैं, कोई प्रतियोगिता कराकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग। स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं वो सीखने में ज़्यादा सफल होते हैं। तो हमें बच्चों को इसके लिए तैयार करना होगा। इसके बाद आता है सक्सेस एक्सपीरियंस। सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यानी कि हम कोई भी काम को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कराएं कि बच्चे को वहाँ पे लेवल पे सफलता मिले, और जब उसे सफलता मिलेगी तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो सीखने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है टीम टीचिंग और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। विषय से संबंधित टीम टीचिंग के लिए सहयोगी प्रयासों की बहुत ज़रूरत होती है। ये सभी शिक्षकों और बच्चों के लिए उपयोगी और बहुत ही लाभप्रद होती है। कक्षा शिक्षण में विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण के लिए सहयोग लेने के लिए हम बातचीत कर सकते हैं और इस तरह से टीम टीचिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिसमें कि शिक्षक को उन परिस्थितियों को जानना, समझना और उनका प्रयोग कक्षा में किस तरह से किया जाए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन परिस्थितियों को शिक्षक को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसके समाधान के प्रयास करने चाहिए। इसके बाद आता है वैरायटी। प्रभावी कक्षा शिक्षण में विविधता होना एक अनिवार्य शर्त है।
अब हम अगर हम हमेशा एक ही तरीके से टीचिंग करते जाएंगे तो बच्चे जो हैं वो यंत्रवत काम करना शुरू कर देंगे और वो बहुत ध्यान से उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस उनको कराएं जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें। इसके बाद आता है वर्किंग एटमॉस्फेयर। एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया जाए जिसमें बच्चे अच्छी तरह से सीखने के लिए खुद ही प्रेरित हों। इसके बाद आता है एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन। तो एक शिक्षक को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है, उसकी उपलब्धियां हैं, उसका एक लगातार असेसमेंट करते रहना चाहिए। इसके लिए वो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक मूल्यांकन करेगा और जब जब वो कक्षा में जाएगा तब वो उनका ऑब्जर्वेशन के जरिए भी मूल्यांकन और आकलन करता रहे। इसके बाद आता है यू यानी कि आप, यानी कि हम और शिक्षक। तो अपनी कक्षा में हम एक प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। हम ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं। हम ही सीधे बच्चों से जुड़े हुए हैं। हर एक्टिविटी पे हमारी नज़र है, हम ही असेसमेंट कर रहे हैं। तो हम कितने एक्टिव हैं, हम कितने चिंतन कर रहे हैं अपने शिक्षण के बारे में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है जील, जोश या उमंग। कक्षा शिक्षण करने के लिए जब भी हम कक्षा में जाएं तो हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। अपनी सारी परेशानियां, अपना सारा तनाव हम कक्षा के बाहर छोड़ कर के कक्षा में प्रवेश करें, एक उत्साह के साथ शिक्षण करें तो बच्चों में डेफिनेटली लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो हम बच्चों को प्राप्त कराने में सफल हो जाएंगे। अब अगर हम इसको एक कंसोलिडेट करें अपनी बात को, तो कक्षा शिक्षण के दौरान मैं कल से नहीं, आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। हम इस वाक्य के साथ में कक्षा में प्रवेश करें और वे सारे हम क्रियाकलाप अपनाएं जिससे हम एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि शिक्षण योजना क्या है, क्यों और कैसे की। तो शिक्षण योजना जो है, अब हम दो तरह की कक्षाओं की देखते हैं। पहली कक्षा में शिक्षक कक्षा में जाता और कहता है बच्चों से, क्या हो रहा है, किताब खोलो, अरे ये वाली नहीं, गिनतारा की खोलो, हाँ क्या पढ़ोगे, इसमें अच्छा पाठ 3 खोलो, नहीं पाठ 6 खोलो। तो ये एक हमने दृश्य देखा। दूसरा अब हम दृश्य देखते हैं इसमें। अब पहले दृश्य में बच्चों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी, कुछ ने किताब खोली, कुछ ने नहीं खोली। बच्चे परेशान हैं, कुछ चुप हैं, कुछ फुसफुसाहट है, बच्चों में बेचैनी है। तो इस तरह से समय बीतता है। इसके बाद हम एक ऐसी कक्षा की बात करते हैं जहाँ एक कक्षक पूरी तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश करता है। उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे किस शिक्षण सामग्री के साथ कक्षा में जाना है, कितने अंश पर कितना समय देना है, उसे सीखने का आकलन कैसे करना है, शिक्षण की प्रक्रिया को कैसे चलाना है, उसके साथ में कमज़ोर बच्चों को काम में किस तरह से सहायता देनी है, किस तरह से कंटिन्यूअस उसको असेसमेंट करना है, कौन सा गृह कार्य देना है, कब जांचना है। अब बच्चों की प्रतिक्रिया ऐसी कक्षा में क्या होगी, बच्चों को भी जानकारी होगी कि उन्हें क्या सीखना है। बच्चे जिज्ञासापूर्वक सीखेंगे, समूह में कार्य करेंगे, प्रतिभागिता उनकी होगी, बोर्ड और जो वर्क बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पर काम करेंगे, आवश्यकता के अनुसार जोड़े में समूह में काम करेंगे, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा होगा। अब हम अगर इसका चिंतन करें, मनन करें कि ऐसी कक्षा में बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या इसमें किसी बदलाव की ज़रूरत थी, तो इन दोनों दृश्यों में हमें जो अंतर है वो साफ साफ नज़र आ जाएगा और हमें ये पता चलेगा कि शिक्षण योजना के साथ जब हम एक चरणबद्ध तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके परिणाम निश्चित रूप से हमें अच्छे प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि शिक्षण संग्रह के इस भाग 2 में कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है, ये कैसे काम करती है और शिक्षण योजना बनाना क्यों ज़रूरी है। इसका अगर हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कक्षा शिक्षण में सफल होंगे। धन्यवाद।